हेलो गाइस, आज हम आए हैं डॉक्टर भूदेव सिंह के यहाँ पर, जो आरएसएम कॉलेज में रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और ये आपको अर्थशास्त्र के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। कृपया ध्यान से इनके लेक्चर को सुनिए। हेलो सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर भूदेव सिंह, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और एक्स प्रिंसिपल आरएसएम कॉलेज धामपुर। मुझे अर्थशास्त्र विभाग का 38 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी है और मोर देन 30 स्टूडेंट्स को मेरे अंदर में पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आज आपको इस चैनल पर जो डॉक्टर चंद्रमोहन जी धामपुर द्वारा चलाया जा रहा है, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ मूलभूत अवधारणाएं प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग लाभान्वित होंगे और जानेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति उसे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन अपने प्रारंभिक जीवन से ही उसका प्रयोग करता है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा। आ रहा है नहीं? आ रहा है। अर्थशास्त्र मूलभूत, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। कोई बात नहीं, अवधारणाएं। इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज अर्थशास्त्र की कुछ प्रारंभिक बातों में हम आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसे कोई पढ़ता हो चाहे ना पढ़ता हो, लेकिन करता अवश्य है। उसकी क्रियाएं हर व्यक्ति द्वारा संचालित की जाती है। जहाँ तक अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा के प्रस्तुत करने की बात है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अर्थशास्त्र क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों द्वारा विकास के साथ साथ, समाज के विकास के साथ साथ विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो अवधारणा प्रस्तुत की वो एडम स्मिथ ने की। वो इसे धन का विज्ञान मानते थे। उसके बाद इसे क्रिटिसाइज किया गया कि ये धन मात्र का विज्ञान नहीं है, बल्कि फिर मार्शल ने कल्याणकारी अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि धन का विज्ञान एक ओर है तो मानव कल्याण का विज्ञान दूसरी ओर है। उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्सन ने एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, आर्थिक समस्या को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, जबकि साधन सीमित हैं। मनुष्य की आय सीमित है और वो सीमित साधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः उसे उपयोगिता के क्रम में
अपनी कुछ आवश्यकताओं को चुनाव करना पड़ेगा और उन्होंने चुनाव के विज्ञान के रूप में जो है अर्थशास्त्र को प्रस्तुत किया। उसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसे सैमुअल्सन है, उन्होंने इसे विकासवादी रूप में प्रस्तुत किया। हमारे भारत के अर्थशास्त्री J.K. मेहता ने भी इस पर प्रकाश डाला, पर उन्होंने तो ये कहा, जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र है उसको ध्यान में रखा कि मनुष्य यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना होगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र के विषय में अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन जैसे मैं समझता हूँ कि अवधारणाएं चाहे जो भी हों, चाहे जो अनेक परिभाषाएं दी गई हों, लेकिन जैसा मैं समझता हूँ कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति या समाज को हानि पहुंचाए बिना कैसे आय प्राप्त करता है और उसे अपने परिवार के, समाज के कल्याण के लिए किस प्रकार से बजट बना करके व्यय करता है। ये दो बातें मुख्य हैं कि हम आय प्राप्त करें, कैसे आय प्राप्त करें, किसी को हानि पहुंचाए बिना। दूसरी बात यह है कि हम कैसे व्यय करें, हम कैसे बजट बनाएं अपने घर का, किन आवश्यकताओं को सम्मिलित करें, पहले किसको करें, दूसरी किसको करें, तीसरी किसको करें। इस प्रकार से कुछ हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं छूट सकती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि कैसे आय प्राप्त करें और हम कैसे व्यय करें। और मैं समझता हूँ हर मनुष्य, हर प्राणी इस क्रिया से अवश्य ही गुजरता है और इसलिए वो अर्थशास्त्र को जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन अर्थशास्त्र का प्रयोग अवश्य ही करता है। अब आगे मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत जहाँ तक संबंध है अर्थशास्त्र का, उसमें अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का हम विवरण करते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को अध्ययन की सरलता के लिए 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो पहला है वह उपभोग। कंजम्पशन। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जो भी वो क्रियाएं करता है उसका मूलभूत उद्देश्य उपभोग करना ही होता है। उपभोग से तात्पर्य यह है कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। वस्तुओं से अभिप्राय हमारी भौतिक वस्तुओं से है, जबकि सेवाओं का अभिप्राय जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं, LIC की सेवाएं हैं, टूरिज्म की सेवाएं हैं, इस प्रकार से बहुत सारी सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं, तो उसे हम सम्मिलित करते हैं सेवाओं के रूप में। तो मनुष्य वस्तुओं का भी उपभोग करता है और सेवाओं का भी उपभोग करता है, और उपभोग ही मूलभूत उद्देश्य है मनुष्य का। दूसरा जो इसका विभाग आता है उसे कहते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन। उपभोग करना है तो उत्पाद आवश्यक है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवाएं हों। हमें उत्पादन करना होता है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे सेवा क्षेत्र में हो। हम वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिनका मनुष्य द्वारा उपभोग किया जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है विनिमय। एक्सचेंज। एक्सचेंज के बारे में आप सभी जानते हैं। बाजार विश्लेषण
एक्सचेंज को प्रदर्शित करता है। जब किसी वस्तु का उत्पादन किसी इंडस्ट्री में किया जाता है तो पहले वो थोक विक्रेता पर जाता है, फिर वो रिटेलर पर जाता है, उसके बाद वो उपभोक्ता तक पहुंचता है। अर्थात विनिमय बाजार को प्रदर्शित करता है किस प्रकार से उत्पादन चैनल के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचता है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसका जिक्र करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में आप समझ सकते हैं। विनिमय का मतलब बाजार से है, मार्केटिंग से है, मार्केट से है। नेक्स्ट जो इसका चौथा विभाग है वो है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो उत्पत्ति के साधनों ने किसी उत्पाद को प्राप्त किया है, उससे जो आय प्राप्त हुई है, उसका उत्पत्ति के साधनों में किस प्रकार से वितरण किया जाए, उसका नियम क्या हो, उसका सिद्धांत क्या हो। वितरण के बारे में आप जानते हैं कि उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन हैं, वो सबसे पहले उत्पत्ति के लिए जो साधन है भूमि, लैंड। जो दूसरा साधन है वो है श्रम, लेबर। जो तीसरा साधन है पूंजी, कैपिटल। चौथा है साहस, एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों साधन मिल करके संगठन बनाते हैं। इसको भी अलग से साधन के रूप में कई बार लोग जो है वो मानते हैं। जब आय प्राप्त हो जाती है तो जो भूमि होती है वो लगान प्राप्त करती है, रेंट प्राप्त करती है। श्रम को मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है, मजदूरी। कैपिटल को ब्याज के रूप में प्रदान किया जाता है, ब्याज। और साहस के लिए लाभ। इस प्रकार से जो उत्पादन हुआ है उसका वितरण भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के या वेतन के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में और साहस को लाभ के रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से ये सभी उत्पत्ति के साधन में जो आय प्राप्त हुई है कंसोलिडेट संगठन के द्वारा, वो इनमें वितरित कर दी जाती है। तो वितरण के अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। जहाँ तक पांचवें विभाग की बात आती है वो है राजस्व। कोई बात नहीं, वो है आगे ऊपर लिख दूं। पांचवें विभाग की बात आती है वो है राजस्व। इसे लोक वित्त भी कहते हैं। हम इसे पब्लिक फाइनेंस कहेंगे इंग्लिश में, पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत जो सरकार की क्रियाएं हैं वो आती हैं। सरकार अपने राज्य का संचालन कैसे करता है, कैसे वो आय प्राप्त करता है और किस प्रकार से बजट बना करके उसे विभिन्न मदों पर समाज के कल्याण के लिए व्यय करता है। इस तथ्य को हम राजस्व के अंदर पढ़ते हैं। जहाँ तक बजट की बात है, एक वित्त मंत्री जब बजट बनाता है तो वो पहले ये तय करता है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में किस प्रकार से कितना कितना व्यय करना है, कितना कृषि पर व्यय करना है, कितना हमें
अपने देश की सीमाओं के लिए रक्षा पर व्यय करना है, कितना हमें इंडस्ट्री पर व्यय करना है, कितना हमें सेवा क्षेत्र में व्यय करना है। तो सबसे पहले वित्त मंत्री बजट बनाते समय अपने व्यय को निर्धारित करता है और तदोपरांत वे इसका अनुमान लगाता है कि इस व्यय की पूर्ति कहाँ से की जाए। टैक्स के माध्यम से, फीस के माध्यम से, वे अन्य माध्यमों से किस प्रकार से इस व्यय को पूरा किया जाए। कभी कभी ये व्यय आय की तुलना में ज़्यादा होता है, तो इसे हम घाटे का बजट कहते हैं। जो मैं समझता हूँ कि भारत में प्रारंभ से ही घाटे का बजट बनता रहा है और उसकी आपूर्ति सरकार या तो ऋण के माध्यम से अथवा अपनी प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक के पास रख करके कर्ज लेने के माध्यम से करती है, नए नोट छाप के करती है। जहाँ तक व्यक्तिगत बजट का बात है, व्यक्तिगत बजट सदैव आय पहले देखता है। कोई व्यक्ति जब बजट बनाता है तो पहले आय देखता है और उसके बाद उसका किन किन मदों पर कितना व्यय कर सकता है, इस चीज़ को देखता है। ये दोनों के बजट में डिफरेंस पाया जाता है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए हम पुनः आपसे मिलेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि हमारा ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो और आपको इससे कुछ लाभ मिल रहा हो तो कृपया इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ठीक हो गया? हेलो गाइस, ये थे भूदेव सिंह जो RSM PG कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए हैं और आप समाज सेवा कर रहे हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हों तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाए रखिए। धन्यवाद। कितने मिनट का हो गया? हम्म 10-15 मिनट तो हो गया होगा।